नमस्कार, मैं दीपक कुमार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारा जो 10th की हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 वो मंडलीकृत विश्व का बनना, उसका ये लेक्चर नंबर 5 है। तो आज इस लेसन का चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है हमारा। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर विश्व के अंदर बढ़ती हुई विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों के संदर्भ में हमने जो अर्थव्यवस्था के उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो परिदृश्य उसके बारे में हमने देखा था, किस तरीके से अमेरिका वो इस विश्व युद्ध के बाद शक्तिशाली जो केंद्रीय शक्ति के रूप में उभर के रहा है, और किस तरीके से उसने अपने औद्योगिकरण की जो व्यवस्था थी वो उसने स्थापित है वो की थी। इसके साथ साथ भारत और भारत के आसपास में जो महामंदी की स्थिति थी वो किस तरीके से नियोजित है वो देखी जा सकती है। इसी के कारण इसके बाद की स्थिति का जो अवलोकन है वो इस पॉइंट के माध्यम से दिया गया, किस तरीके से उसके बाद की जो व्यवस्था थी वो उभर कर आई और कैसे कैसे लोगों ने अपना पुनर्निर्माण की जो स्थिति थी वो सुधारी थी। पहला विश्व युद्ध के बाद ख़त्म होने के बाद 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। यह भी युद्ध भी 2 बड़े खेमों के बीच था। एक युद्ध में धुरी शक्तियाँ थी तो दूसरा खेमा राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, मित्र राष्ट्रों के नाम से। 6 साल तक चला यह युद्ध ज़मीन, हवा, पानी में असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया था। तो उसके बाद 2 दशक के बाद 1939 के अंदर दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत वो हो गई थी 1939 के अंदर। और उस युद्ध के अंदर भी 2 राष्ट्रों या 2 गुटों के द्वारा जो युद्ध का जो विस्तारित स्वरूप है वो अपनाया गया था, जिसमें एक जो धुरी शक्तियाँ जिसमें मुख्य रूप से जर्मनी, जापान और इटली थी, और दूसरा खेमा था वो मित्र राष्ट्रों का था जिसके अंदर ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका शामिल हुए थे। इस युद्ध के माध्यम से भी मुख्य तौर पे ज़मीन, हवा और पानी सभी मोर्चों के ऊपर ये जो युद्ध है वो लड़ा गया था। इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद नहीं बची थी। माना जाता है कि इस जंग के कारण प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से 6 करोड़ लोग मारे गए थे। 1939 की वैश्विक जनसंख्या का 3% था। करोड़ों लोग घायल है वो हुए थे। तो इस युद्ध के अंदर भी काफ़ी जो लोग हैं वो मारे गए थे, जिसमें 6 करोड़ जो लोग हैं वो उसकी हताहत मारे जाने की संभावना है। और ये पूरी रूप से जो पूर्ण जनसंख्या का 3% हिस्सा वो माना गया था। यानी कि इस युद्ध के अंदर जिस तरीके से इसका जो समाप्त हुआ था वो अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु अटैक करने के बाद इसका समापन हुआ था। उसके बाद काफ़ी जो इसका स्तर या वैश्विक या भयंकर स्थिति है वो देखी जा सकती है, जिसमें जान, माल, धन हानि और आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तौर पे एक वैश्विक जो हानि है वो देखी जा सकती है। अब तक के युद्ध के मोर्चे पर मरने वालों की जनसंख्या ज़्यादा होती थी। इस युद्ध में ऐसे लोग ज़्यादा मरे जो किसी मोर्चे पर लड़ नहीं रहे थे। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हो गए। कई शहर हवाई बमबारी, लगातार गोलीबारी, मिट्टी के मिल गए थे। इस युद्ध में बेहिसाब आर्थिक, सामाजिक तबाही को जन्म दिया। ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था। तो जिस तरीके से इस युद्ध के बाद जो परिणाम निकले थे वो काफ़ी भयानक निकले थे, और काफ़ी अधिक मात्रा में जो जान माल और आर्थिक जो स्थिति थी वो तबाही है वो हो गई थी, जिसने काफ़ी अधिक मात्रा में बेरोज़गारी और आर्थिक अस्थिरता को जन्म है वो दिया था। तो बड़ा काफ़ी समय के बाद इसका जो आकलन होने के बाद इसकी जो स्थायित्व या इसको जो रिकवर करना आसान है वो नहीं था। युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम 2 बड़े प्रभावों के साए में आगे बढ़ा। पश्चिम विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक तथा सैनिक दृष्टि से एक प्रभावशाली ताकत बन चुका था। दूसरी ओर सोवियत संघ भी एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में सामने आ रहा। नाज़ी जर्मनी को हटाने के बाद सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियाँ दी। जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश में एक पिछड़े खेतिहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत में ला खड़ा किया। तो विश्व युद्ध के बाद 2 बड़े जो शक्तिशाली देश थे, जिसमें एक अमेरिका जो पूंजीवादी और पक्ष का नेतृत्व कर रहा था, दूसरा जो केंद्र था वो सोवियत संघ यानी कि वर्तमान समय में रशिया, वो मुख्य रूप से अपने आप को एक साम्यवादी देश के रूप में स्थापित है वो कर रहा था। और जिस तरीके से लोगों के द्वारा ये स्थिति को उभर कर सामने आई थी, उसके माध्यम के द्वारा
जितने भी जो पिछड़ी और जो खेतीहर देश के जो समूह थे, वो सोवियत संघ के लोगों के द्वारा अपने आप को एक विश्व शक्ति रूप में स्थापित करने के लिए जो एकजुट होना स्थायित्व है वो कर लिया था। युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स है जो संस्था है, यानी कि उसके बाद के जो बंदोबस्त है वो किस तरीके से नियोजित है वो किए गए थे। दो महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिकों ने दो अहम सबक निकाले। सबसे वृहत उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता था, लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए आवश्यक था कि आमदन काफ़ी ज़्यादा स्थिर हो। यदि रोजगार अस्थिर होंगे तो आय स्थिर नहीं हो सकती। स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार भी जरूरी था, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य लोगों के लिए रोजगार को उपलब्ध करवाना सबसे महत्वपूर्ण माना गया था। बिना रोजगार के कोई भी देश या जो नागरिक है वो अपना पूर्ण रूप से विकास है वो नहीं कर सकते। लेकिन पूर्ण बाजार पूर्ण रोजगार गारंटी नहीं दे सकता था। कीमत, उपज और रोजगार में आने वाले उतारों चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए सरकार का दखल जरूरी था। आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित वो की जा सकती थी। तो जिस तरीके से सुनियोजित या आर्थिक क्रांति लाने के लिए सरकार का महत्वपूर्ण रूप से इसमें हस्तक्षेप करना महत्वपूर्ण माना जा सकता है, जिसमें देश के उद्योगों या संसाधनों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण है वो रखा जा सके। दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता था जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित है वो उसकी ताकत उपलब्ध हो। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण रोजगार के लिए जो जितने भी उसके रिसोर्स के साधन थे, उसकी पूंजी और श्रम था, उसकी आवाजाही के लिए यानी कि उसको नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसको स्थायित्व प्रदान करना राज्य के लिए प्रमुख था। संक्षेप में युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विषय में आर्थिक स्थिति स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1940 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक तथा वित्तीय सम्मेलन में सहमति वो बनी थी। तो जितने भी ये बनाए गए उद्गार थे उसके माध्यम के द्वारा उसके ऊपर पूर्ण रोजगार को शांति बनाए रखना, आर्थिक स्थिरता लाने के लिए औद्योगिक वैश्वीकरण की जो नीति थी वो मुख्य कार्य था, जिसमें राष्ट्र की मौद्रिक नीतियों और वित्तीय सम्मेलनों के ऊपर समायोजित करने के लिए सम्मेलनों के माध्यम से सहमति है वो बनाई गई थी। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे के निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IM की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे आम बोलचाल में विश्व बैंक कहा जाता है, गठन किया गया। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थाएं तथा ब्रेटन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। अब देशों के लिए फाइनेंशियल कंडीशन को आर्थिक स्थिति से उबारने के लिए जो सबसे प्रमुख सदस्य देशों ने मिलकर जो कदम उठाए उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का नाम है वो लिया जा सकता है। यानी कि ब्रेटन वुड्स के द्वारा इस सम्मेलन के माध्यम के द्वारा सभी देशों ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक विश्व बैंक का निर्माण किया, जो आर्थिक परिस्थिति या आर्थिक स्थितियों से उबारने के लिए देशों को जो कर्जे हैं वो दे सकती है, यानी कि लोन लेने की प्रवृत्ति या उसको इसके माध्यम के द्वारा जो देश है अपना जो फाइनेंशियल जो क्राइसिस है उस समस्या से निपट वो सकते थे। तो इन्हें ये सबसे इम्पोर्टेंट आपको हो जाता है ये आंसर, जो इसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहनें किसको कहा जाता है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को और एक विश्व बैंक को क्या कहा जाता है, जुड़वा बहनें ब्रेटन वुड्स की। ये एग्ज़ाम के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन है जो MCQ के लिए। विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। इन संस्थाओं के निर्णय प्रक्रिया का पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहता था। अमेरिका विश्व बैंक और IMF की किसी भी फैसले को वीटो कर सकता था। तो इसमें मुख्य रूप से नियंत्रण है वो पश्चिमी देशों की औद्योगिकरण देशों का माना जा सकता है और मुख्य रूप से अमेरिका का। और अमेरिका को विश्व बैंक और IMF में किसी भी फैसले पर वीटो करने का अधिकार है, यानी कि अगर वो मना कर दे, अगर कोई भी सदस्य देश वो अगर वो किसी काम को अगर एक सदस्य भी मना कर दे तो उस कार्य प्रणाली को लागू वो नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था आर्थिक राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर
आधारित होती थी। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा रुपये डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर में बंधा हुआ था। $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे यह स्थिर रहता था। डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था। $1 की कीमत 3500 सोने के बराबर निर्धारित की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय निर्धारीकरण के माध्यम के द्वारा ये जो फैसला था वो नीतिगत मुद्राओं और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के द्वारा से जोड़ने वाली व्यवस्था थी वो अपनाई गई थी, जिसमें विभिन्न देशों की करेंसियों का जो अनुमान या उसका जो प्रचलन है वो किसी खास स्थिति के अंतर्गत विनिमय चेंज के माध्यम से होता है। प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था में पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के लिए क्या प्रीतम युग का सूत्रपात किया। 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी ज़्यादा रही। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही थी। विकास दर भी कमोबेश स्थिर थी, इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए। इस दौरान ज़्यादातर समय अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसतन 5% से भी कम रही। इन देशों में तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। यानी कि जिस तरीके से हम इस विश्व व्यापार जनसंख्या के माध्यम से इस व्यापारिक स्तर से इसको देख सकते हैं, जिसमें काफ़ी जो सालाना वृद्धि दर है वो देखी जा सकती है। अलग अलग माध्यम से इसको इंडिकेट है वो किया जा सकता है। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आधुनिक तकनीकों के चलते अपने संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया। तो जितने भी जो विकसित देश थे उन्होंने अपने आप को डेवलप करने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में तकनीकी और औद्योगिक पूंजी का जो निवेश है उन्हें स्थापित करने की कोशिश है वो की। आगे आ जाता है औपनिवेशिक और स्वतंत्रता। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया का एक बहुत बड़ा यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। अगले 2 दशक में एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र स्वराष्ट्र बन चुके थे, लेकिन ये सभी देश गरीब तथा संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। उनके अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त हो चुके थे। यानी कि ये जो समय के कारण जिस तरीके से औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जो 2 दशकों के तक एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर जो स्वतंत्र नए राष्ट्र बने थे, संसाधनों की कमी से वो जूझ रहे थे और काफ़ी उपनिवेशिक शासनों की वजह से उसमें जो संगठनात्मक स्वरूप है वो देखा जा सकता है। IMF और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। ये संस्थाएं भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने के लिए दक्ष नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन किया था उसके कारण ये देश IMF और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर ही नहीं थे। इसी कारण 50 के दशक के आखिरी सालों में आकर ब्रेटन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर पहले से ही ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। तो मुख्य रूप से जो डेवलपमेंट कर चुके थे या जो विकसित देश थे उनके ऊपर IMF और विश्व बैंक का पूर्ण रूप से जो प्रभावशाली जो स्थायित्व है वो नहीं रहा था। इसकी तुलना में जो देश अपने जो स्वतंत्र हुए थे, जो अपने आप को डेवलपमेंट कर रहे थे धीरे धीरे, उन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जो कोशिश है वो IMF और विश्व बैंक के द्वारा की गई थी। दुनिया के अल्प विकसित भाग उपनिवेशों के रूप में पश्चिम साम्राज्यों के अधीन रहे थे। विडंबना यह थी कि नव स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में वे अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की घर से बाहर निकालने के लिए उन्होंने ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मदद लेनी पड़ी जिन पर भूतपूर्व उपनिवेश शक्तियों का ही वर्चस्व था। तो जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे जो अपना डेवलपमेंट है या विकसित कर रहे थे, जो विकसित विकासशील देश थे, तो जितने भी ये संस्थाएँ थीं उन पे के ऊपर सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम के ऊपर जो यूरोपीय देश की जितनी भी विकसित कंट्री है उनका सबसे अभूतपूर्व जो योगदान है या वर्चस्व है वो माना जा सकता है। तो मुख्य रूप से उनका स्थान नगण्य ही देखा है वो जा सकता है। उपनिवेशीकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे नव स्वाधीन राष्ट्रों की स्वतंत्र अर्थव्यवस्थाओं पर भूतपूर्व उपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना हुआ था। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे या जहाँ उनका कभी राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका था, वहाँ के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे खनिज संपदा और ज़मीन पर अभी भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का ही नियंत्रण था और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। यानी कि जिन देशों के ऊपर अभी भी शक्तिशाली या यूरोप की कंट्री को अभी भी उस पर शासन कायम था, तो जितने भी ये देश थे जैसे वो चाहे वो ब्रिटेन और फ्रांस के अधीन रह चुके हैं, वो कभी भी अपना राजनीतिक प्रभुत्व छोड़ने के लिए इन देशों को स्वतंत्र है वो नहीं छोड़ सकते थे।
कई बार अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनी भी विकासशील देशों की प्राकृतिक संसाधनों को बहुत कम कीमत पर ढूंढना वो करती थी। यानी कि कई बार इन विकसित देशों की कंपनियों के द्वारा, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, इन जो विकासशील देश है इनके संसाधनों का सबसे कम कीमत के ऊपर इनका जो व्यापारिक स्तर है वो अपनाया जाता था। दूसरी ओर ज़्यादातर विकास दलों को 50 से 60 दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को तेज प्रगति के साथ कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज़ उठाई और समूह 77 के रूप में संगठित हुए NIEO में से इनका आशय एक ऐसी अर्थव्यवस्था से जिसमें उन्होंने अपने संसाधनों पर सही मायने में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्होंने विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के अधिक दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों को बेचने के लिए बेहतर पहुँच मिले। तो इसी के अंतर्गत जो विकासशील देश थे उन्होंने न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO 77 है, यानी कि जो 77 है वो देश, इसके अंदर माने देश शामिल हैं, उन सभी के लिए एक संगठित स्वरूप के लिए स्थापना की, जिसके ऊपर उनके संसाधनों के ऊपर उन्हें जो सही मानों में नियंत्रण वो मिल सके और अपनी सहायता करने के बाद वो कच्चे माल के लिए सही दाम मिले, तैयार मालों को विकसित देशों में बेचने के लिए उन्हें बाज़ारों की कीमत है वो मिल सके। तो इस तरीके से वो अपने संसाधनों के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो विकासशील देश थे, उन्होंने जो न्यू आर्थिक जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली थी उसका जो गठन है वो किया था। अब आ जाता है हमारा ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। सालों साल की स्थिर और वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया का सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक से ही विदेश में अपनी गतिविधियों को भारी लागत से अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धा क्षमता को कमज़ोर कर दिया था। अमेरिकी डॉलर दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी तथा स्थिर विनिमय दर की शुरुआत विफल होगी और प्रभावित तथा अस्थिर विनिमय दर की शुरुआत अब हो गई थी। आज जिस तरीके से ये प्रणाली को अपनाया गया था उसके माध्यम के द्वारा डॉलर की कीमत थी वो सोने की तुलना में ज़्यादा जो उसमें जो गिरावट है वो देखी गई थी। इस तरीके से नियोजित और निर्बाध तरीके से जो एक विनिमय दर की जो स्थिति थी वो विफल हो गई थी। उसकी वजह से प्रभाव में और जो एक्सचेंज की दर थी उसको नई व्यवस्था के रूप में जो उसको लागू करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी है वो अपनाई गई थी। 70 के दशक के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में भारी बदलाव आ चुके थे। अब तक विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी दुनिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की शरण ले सकते थे, लेकिन अब उन्हें पश्चिम के व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाता संस्थाओं के कर्जे न लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा। विकासशील विश्व में समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा था, जिसके कारण आय में गिरावट आती थी और गरीबी बढ़ने लगती थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यह समस्या ज़्यादा दिखाई देती थी। तो जिस तरीके से इस विवाद की स्थिति के अंदर जो वित्तीय संकट या कर्जे लिए जाते थे उसको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम के द्वारा, देशों के द्वारा उसको वापस नहीं भेजा जाता था या उसको लौटाया नहीं जाता था, जिसकी माध्यम से व्यावसायिक बैंकों और ऋणदाताओं की तादाद में कर्जा न लौटाने की वजह से वो देश से वो बाध्य हो जाते थे और अपना जो विकासशील देश थे वो समय के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज की स्थिति के अंदर पैदा है वो हो गए थे। यानी कि उसमें संकट, कर्ज की जो संकट की स्थिति थी वो काफ़ी गहरी अब हो गई थी और जिसके अंदर उनकी आय में काफ़ी गिरावट है वो देखी जा सकती है और गरीबी भी काफ़ी बढ़ने लगी थी। औद्योगिक विश्व में बेरोजगार को समस्या में फंसने लगा था। 70 के दशक के मध्य में बेरोजगार बढ़ने लगी। 90 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक वहाँ काफ़ी बेरोजगारी थी। 70 के दशक के आखिरी सालों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पन्न केंद्रित करने की जहाँ वेतन कम थे। यानी कि जिस तरीके से डेवलपमेंट है वो अपने देशों का नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजह से काफ़ी उसमें परेशानी और आर्थिक और उत्पादन के क्षेत्र में उसमें जो समस्याएं थी वो देखने को मिल रही थी। चीन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था अलग थलग ही था। परंतु चीन ने नई आर्थिक नीतियों तथा सोवियत केमी के बिखराव तथा पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग है वो बन गए थे। अब जिस तरीके से चीन का एग्जाम्पल दिया कि 1949 से पहले के वो अलग व्यवस्था या पूर्ण रूप से अपनाया गया जो व्यवस्था थी उसमें शामिल था। यानी कि चीन कभी भी किसी भी दूसरे देशों के साथ व्यापारिक स्तर पर जुड़ाव है वो नहीं हुआ था। तो जिस तरीके से नई अर्थव्यवस्था की वजह से वो सारे के सारे जो देश थे वो सारे के सारे देश विश्व अर्थव्यवस्था के अंदर अपने आप को समायोजित है वो करना चाहते थे। चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे। फलस्वरूप विश्व बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही
विदेशी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने वहाँ जमकर निवेश करना शुरू किया। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि हमारे ज़्यादातर टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन और खिलौने चीन में बने होते हैं, वहाँ के और वहाँ के जैसे ही लगते हैं। यह चीनी अर्थव्यवस्था की अलग लागत अर्थव्यवस्था और ख़ासतौर से वहाँ के लोगों को कम वेतन का ही नतीजा है। तो नई नई टेक्नोलॉजी अपनाने की वजह से ही चीन ने जो जिस तरीके से व्यापारिक स्तर के ऊपर विदेशों के साथ व्यापार स्थापित किया, उसी की वजह से आज हम देख सकते हैं कि चीनी टेक्नोलॉजी का टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, खिलौने वो सभी के सभी चीनी देश के बने हुए मेड इन चाइना के देखे जा सकते हैं, क्योंकि चीनी की अर्थव्यवस्था की लागत सबसे कम है और वहाँ के कम वेतनों के ऊपर जो लोगों के जो रोज़गार देने का नतीजा है, उसकी वजह से देखा जा सकता है कि चीनी देश के बनाए हुए प्रोडक्शन की जो लागत है वो औरों देशों की तुलना में कम है, वो देखी जा सकती है। उद्योगों को कम वेतन देने वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रभावों का भी असर पड़ा। पिछले 2 दशकों में भारत, चीन और ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्था में आई भारी बदलाव के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह से बदल चुका था। जिस तरीके से वैश्विक व्यापार के तहत देशों का आवागमन एक दूसरे के साथ देखा जा सकता है, उसके माध्यम के द्वारा पिछले 2 दशकों में भारत, चीन और जो ब्राज़ील है उसकी अर्थव्यवस्थाओं में भारी परिवर्तन आए हैं और दुनिया की जितनी भी आर्थिक फाइनेंशियल कंडीशन है वो सारी की सारी जो रॉ मटेरियल के माध्यम या टेक्नोलॉजी या औद्योगिक उत्पादन की वजह से ही विश्व की प्रोडक्शन का और खपत का अधिकतर जो कार्य है इन्हीं देशों की ज़रूरतों के माध्यम से पूरा है वो किया जाता है। तो इसी के साथ ही आपका ये जो लेक्चर समाप्त होता है और लेक्चर के साथ साथ आपका ये जो चैप्टर है वो भी समाप्त होता है। और भूमंडलीकरण विश्व के बनने के अंतर्गत हमने देखा कि किस तरीके से शुरुआती दौर के अंतर्गत व्यापार से शुरुआत होते हुए आज जो वैश्वीकरण की अंतर्गत विश्व के अधिकतर देश एक दूसरे के साथ समायोजित है वो हुए हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।